नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज प्रतिस्पर्धा के युग में ऑफलाइन क्लासेज के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेज का भी काफी क्रेज बढ़ा है। ऐसा युग आया है, एक टाइम था जब आपको क्लासरूम तक पहुंचना पड़ता था। आज की बात करें, क्लासरूम खुद चलकर आपके पास आया है। इसी दौर में अनेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अध्ययन सामग्री बेच रहे हैं। ऐसे में अनेक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो संसाधनों की कमी की वजह से अध्ययन सामग्री खरीद नहीं पाते हैं, संसाधनों की कमी की वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म चाणक्य गुरु द्वारा रेट लेवल 2 की बिल्कुल निःशुल्क सामग्री संपूर्ण कोर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं सुभाष कुमार आज रिट लेवल 2 सामाजिक विज्ञान की चर्चा करने वाला हूं। सामाजिक विज्ञान की सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें, काफी विस्तृत पाठ्यक्रम है, 4 सब्जेक्टों में डिवाइड किया गया है। इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है। इसके अलावा इन तीनों की शिक्षण विधियां, कुल 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। आज हम रेट लेवल 2 राजनीति विज्ञान की चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, फिर सिलेबस के बाद पहला टॉपिक हम प्रस्तावना पढ़ने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे अब तक किस टाइप के प्रश्न आए हैं, प्रस्तावना में कौन कौन से टाइप के प्रश्न आगे आने की संभावनाएं हैं, प्रस्तावना को कैसे याद करना है, उसके महत्वपूर्ण शब्दों की हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिट लेवल 2 राजनीति विज्ञान के मैं सिलेबस की बात करूं। सिलेबस रिट लेवल 2 राजनीति विज्ञान के सिलेबस को 2 इकाइयों में बांटा गया है। पहली इकाई है भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, और जो दूसरी इकाई है वो है सरकार गठन और उसके कार्य। पहली इकाई की बात करें, भारतीय संविधान व लोकतंत्र, इसमें कुल 5 टॉपिक दिए गए हैं। अपना पहला टॉपिक है उद्देशिका, जिसको हम प्रस्तावना भी बोल सकते हैं। उद्देशिका या फिर प्रस्तावना आप बोल सकते हो। दूसरा जो टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तीसरा जो टॉपिक है वो है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। चौथा जो टॉपिक है पहली इकाई में धर्म निरपेक्षता, इसको आप पंथ निरपेक्षता भी बोल सकते हो, पंथ निरपेक्षता। इसके अलावा पांचवा जो टॉपिक है वो है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो इस प्रकार से पहली जो इकाई है राजनीति विज्ञान के सिलेबस की, उसमें कुल 5 टॉपिक दिए गए हैं। प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य, पंथ निरपेक्षता और सामाजिक न्याय। दूसरी इकाई की बात करें, उसमें सरकार, उसका गठन व उसके कार्य। अपने आप में यह भी काफी विस्तृत इकाई है। सरकार की बात करें हम, भारत एक संघात्मक राज्य है, और संघात्मक राज्य इसका मतलब न केवल यहां पर केंद्र सरकार है, बल्कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकार भी है। यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को भारत में अपनाया गया है। इसलिए इसमें तीनों सरकारें हमें पढ़नी है, केंद्र सरकार भी हमें पढ़नी है, राज्य सरकार भी पढ़नी है और स्थानीय सरकार। तो इस दूसरी इकाई का जो पहला टॉपिक है वो संसद है, पार्लियामेंट। इसके अलावा दूसरा है राष्ट्रपति, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद और उच्च न्यायालय। ये तो होगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के तीनों अंग समाहित किए गए हैं। व्यवस्थापिका यानी कि संसद, कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद, और न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट इसमें है राज्य सरकार। राज्य सरकार के भी तीनों अंग समाहित है, व्यवस्थापिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। यानी राज्य सरकार को अगर हम विस्तृत बांटे तो इसमें राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसको हम विधानमंडल बोल देंगे। तो एक तो अपना टॉपिक हो गया इसमें विधान मंडल। नेक्स्ट राज्य की कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका में एक तो राज्यपाल समाहित है, राज्यपाल।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, और न्यायपालिका के रूप में उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो इस प्रकार से राज्य सरकार भी एक विस्तृत टॉपिक है। उसमें विधानमंडल जिसके दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद, इसके अलावा राज्यपाल है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है, और उच्च न्यायालय। लास्ट जो टॉपिक है वो है स्थानीय शासन, और यहां पर स्थानीय शासन के दोनों रूप दिए गए हैं, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण के रूप में हम पढ़ेंगे पंचायती राज, और शहरी के रूप में पढ़ेंगे हम नगरीय स्वशासन। तो दोस्तों इस प्रकार से राजनीति विज्ञान के सिलेबस को 2 इकाइयों में बांटा गया है। पहली इकाई है भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, और दूसरा है सरकार का गठन व उसके कार्य, और इनको भी अलग अलग में बांटा गया है। भारतीय संविधान व लोकतंत्र की बात करें, उद्देशिका है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, धर्मनिरपेक्षता है और सामाजिक न्याय। सरकार की बात करें, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज व नगरीय स्वशासन। इस प्रकार से काफी विस्तृत सिलेबस दिया गया है। और ध्यान रखना, हम जो भी अध्ययन करेंगे केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सिलेबस से बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। अगर कोई प्रश्न सिलेबस से बाहर भी आ गया तो आउट ऑफ सिलेबस के आधार पर बोर्ड के द्वारा उसको डिलीट कर दिया जाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमें केवल और केवल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। तो आज का अपना पहला टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। अपना पहला टॉपिक संविधान की प्रस्तावना, इसको आप उद्देशिका भी बोल सकते हो, इंग्लिश में प्रेम्बल। अब सबसे पहले हम टॉपिक को पढ़ने से पहले अब तक पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि पिछली जो एग्जाम है, पिछली परीक्षा है, उसमें किस आधार पर प्रश्न आए हैं, किन तरीकों से प्रश्न आए हैं। अगर आप पिछली एग्जाम की चर्चा देखोगे तो उसमें पाओगे लगभग 6 या 7 टाइप से प्रश्न आए हैं। टोटल कितने टाइप से? 7 टाइप से प्रश्न आए हैं। जो पहला टाइप है प्रश्न आने का वो है प्रस्तावना के परिचय को लेकर पूछा जाता है। पहला जो टाइप है प्रश्न आने का प्रस्तावना से, वो इसके परिचय को लेकर पूछा जाता है। और परिचय में भी जैसे एक तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना क्या है, इस टाइप का काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, इसके संबंध में विद्वानों के कथन, विद्वानों के कथन, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। जैसे मैं 2 प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूं यहां पर। एक प्रश्न जैसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। जब हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना क्या है, उसमें ये चीज पढ़ेंगे कि ये भारतीय संविधान की क्या है, आत्मा है, भारतीय संविधान का सार है। तो ये प्रश्न। दूसरे प्रश्न की बात करें, जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं। दूसरा जो टाइप है प्रश्न आने का, और ये टाइप काफी महत्वपूर्ण है, आजकल जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं। और ये टाइप है प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्द और उन शब्दों का क्रम। अभी हाल ही में एक फर्स्ट ग्रेड एग्जाम लगी थी, उसमें प्रश्न आया था निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर काफी प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें प्रस्तावना के प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द को याद रखना है। दूसरा, न केवल उन शब्दों को पूछा जाता है बल्कि उन शब्दों को क्रम से पूछा जाता है, क्रम से जचाने के लिए उनको कहा जाता है। कूट वाला प्रश्न आता है जिसमें प्रस्तावना के शब्दों को क्रम से जचाने के लिए बोला जाता है। हाल ही में जो ऐसा ही एग्जाम लगी थी उसमें ऐसा प्रश्न आया था, शब्दों का क्रम पूछा गया था। तीसरा जो टाइप है प्रश्न आने का, न केवल शब्द पूछे जाते हैं, शब्दों का क्रम पूछा जाता है, बल्कि महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ भी पूछा जाता है। महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ पूछा जाता है। पिछली जो रिट एग्जाम थी उसमें प्रस्तावना को लेकर 2 प्रश्न आए थे और दोनों उन शब्दों का अर्थ पूछा गया था। एक प्रश्न था भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्यों।
दूसरा था भारत एक गणतंत्र है क्योंकि। इस टाइप के दो प्रश्न आए थे और दोनों के दोनों प्रश्न शब्दों के अर्थ को लेकर पूछे गए थे। चौथा जो टाइप है प्रस्तावना को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो संशोधन को लेकर पूछे जाते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगर संशोधन किया जा सकता है तो कौन कर सकता है उसमें संशोधन, कौन से अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जा सकता है, अब तक कितनी बार संशोधन किया गया, कौन कौन से शब्द जोड़े गए। इस टाइप का प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। बहुत बार प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है या कौन सा शब्द 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। इस टाइप के। पांचवा जो टाइप है प्रस्तावना से प्रश्न आने का वो है प्रस्तावना को लेकर न्यायिक वाद या प्रस्तावना को लेकर विवाद या प्रस्तावना को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन या वाद। इस टाइप का प्रश्न आता है। अब इसमें क्या पूछा जाता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से वाद में इसको संविधान का भाग माना, कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। इस टाइप के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो आता है प्रस्तावना के स्रोत को लेकर। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया गया प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द कहां से लिया गया, हम भारत के लोग शब्द कहां से लिया गया। ध्यान रखना यह शब्द कहां से लिया गया था, अमेरिका से। तो इस टाइप का प्रश्न आता है। तो इसके स्रोत को लेकर जैसे पूछ लिया गया सामाजिक न्याय का आदर्श कहां से लिया गया, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का आदर्श कहां से लिया गया। इस टाइप के भी काफी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो आता है इसके महत्व को लेकर, प्रस्तावना के महत्व को लेकर कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका महत्व क्या है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो अब तक के पिछली एग्जामों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये 7 टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। परिचय से संबंधित पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण शब्द और उन शब्दों के क्रम को लेकर पूछा गया है, महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को लेकर पूछा गया है, संशोधन, न्यायिकवाद, महत्व आदि प्रश्न पूछे गए हैं। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें संपूर्ण प्रस्तावना पढ़ना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला अपना उद्देश्य होना चाहिए प्रस्तावना को याद करना है। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है तो अपना पहला जो उद्देश्य है कि प्रस्तावना को किस तरीके से याद किया जाए, इसके महत्वपूर्ण शब्दों को कैसे याद किया जाए ताकि परीक्षा में अपना कोई प्रश्न गलत नहीं हो। तो ध्यान रखना हमें प्रस्तावना को रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रटोगे 2 4 5 दिन में भूल जाओगे, दोबारा रटोगे 1 महीने याद रह जाएगी लेकिन परमानेंट याद नहीं होगी। हम इसको थोड़ा समझकर याद करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे उस टाइप से याद करेंगे ताकि ये हमेशा के लिए हमारे याद हो जाए। तो ध्यान रखना इसको एक साथ हमें याद नहीं करना है, टुकड़ों में बांट बांट कर याद करना है। हालांकि प्रस्तावना को टोटल 6 पैरों में बांटा गया है। पहला पैरा यहां से यहां तक, दूसरा पैरा है ये, तीसरा पैरा स्वतंत्रता वाला है, ये यहां से लेकर यहां तक चौथा पैरा हो गया, बाकी ये 5वां पैरा और ये 6ठा पैरा। ये अपने आप में एक प्रश्न भी है, कई बार पूछ लिया जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितने पैरों में बांटा गया है। तो टोटल 6 पैरों में बांटा गया है और अलग अलग पैरे को याद करना है हमें। तो सबसे पहली लाइन को याद करेंगे कैसे, इसको डायरेक्ट आपको 2 या 3 बार यहां तक बोलना है केवल कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। क्रम से बिल्कुल याद रखनी है, बिल्कुल क्रम से। यहां से काफी प्रश्न भी आता है, क्रम वाला पूछा जाता है, तो केवल एक बार यहीं तक याद करनी है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, केवल यहीं तक 2 या 3 बार दोहराना है। मेरे साथ दोहराने की कोशिश करो। हम भारत के लोग,
भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। उसके बाद हमें यह देखना है प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का दिया गया है। ध्यान रखना, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो इसको ऐसे डायरेक्ट याद नहीं करना है, हमें याद करना है। पहली लाइन बोलेंगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। फिर याद करना है न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। न्याय कितने प्रकार का, 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। एक बार दोबारा से, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। न्याय कितने प्रकार का, 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया था। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट फिर हमें यहां से यहां तक याद रखना है। समानता कितने प्रकार की, 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समानता कितने प्रकार की, 2, अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। नेक्स्ट हमें याद करना है बंधुत्व का आदर्श। इसको इनकी तरह याद नहीं करना है, इसको हम इसके उद्देश्य को लेकर याद करेंगे कि प्रस्तावना में जो बंधुत्व का आदर्श है उसका उद्देश्य क्या है। ध्यान रखना, प्रस्तावना में निहित जो बंधुत्व का आदर्श है उसका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। प्रस्तावना में बंधुत्व के आदर्श का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करना। यहां तक होगी। इसको 2 या 3 बार दोहराना है। न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की, बंधुत्व का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। उसके बाद इस लाइन में हमें क्या याद करना है, केवल डेट याद रखनी है और कुछ नहीं। 26 नवंबर 1949, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, हिंदी माह में, इसमें मिति मार्च शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम में। इस प्रकार से 2 या 3 बार आप दोहराओगे तो आसानी से याद हो जाएगी। एक बार मेरे साथ दोहराने की कोशिश करना आप। पहली लाइन यहां से अलग अलग याद करने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। केवल यहीं तक याद रखनी है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। फिर आगे बढ़ना है। न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फिर आगे बढ़ना है। समानता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। फिर समानता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा
और अवसर की समानता। समानता कितने प्रकार की? दो, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और लास्ट में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। आगे और लास्ट में आपको याद रखनी है केवल डेट 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। केवल ये याद रखना है। इस टाइप से 2 या 3 बार आप दोहरा लोगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आसानी से कर सकते हो। और काफी बार पूछा भी जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है। न केवल यह पूछा जाता है बल्कि आपको शब्दों का क्रम भी पूछा जाता है। अगर आपके प्रस्तावना याद हो गई तो इस टाइप के प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। आगे बढ़ते हम। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना क्या है इस बारे में देखेंगे। प्रस्तावना, इसमें हम देखेंगे प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना क्या है, ध्यान रखना दोस्तों। आपने कभी मूवी देखी है? अगर मैं मूवी की बात करूं या एक फिल्म की बात करूं, फिल्म होती है 3 घंटे की, और अगर आप मूवी के ट्रेलर को देखो, मूवी का ट्रेलर होता है 3 मिनट का, 3 मिनट का। अगर आप संपूर्ण मूवी देखोगे तो आपको 3 घंटे लग जाएंगे। मूवी रिलीज होने से पहले मूवी का ट्रेलर जारी किया जाता है जो केवल कितने मिनट का होता है? 3 मिनट का। अब ये ट्रेलर क्यों जारी किया जाता है? इस ट्रेलर में यह बताने की कोशिश की जाती है कि हम जो मूवी रिलीज करने वाले हैं उसमें क्या है। तो ध्यान रखना, ये ट्रेलर है वो मूवी का क्या है? एक सार है। ट्रेलर मूवी का क्या है? सार है। ये मूवी का क्या कराता है? हमें परिचय कराता है। ये मूवी का क्या करवाता है? हमें परिचय। यानी आप एक ट्रेलर को देखकर तुरंत बता सकते हो आने वाली मूवी में क्या होने वाला है। इसी प्रकार जो संबंध मूवी और ट्रेलर में है वही संबंध संविधान और प्रस्तावना में है। वही संबंध किसमें है? संविधान व प्रस्तावना में भी वही संबंध है। संविधान एक मूवी की तरह है फुल, और प्रस्तावना उसका क्या है? सार है। इसका मतलब है रियल में प्रस्तावना है क्या? रियल में प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय, संविधान का सार है, संविधान का संक्षिप्त रूप है, संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है। तो दोस्तों प्रस्तावना क्या है? संविधान का सार है। यह संविधान का परिचय है, संविधान का परिचय है। आप भारतीय संविधान को अगर पढ़ने बैठोगे, 395 अनुच्छेद है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। महीनों लग जाएंगे आपको बिल्कुल पढ़ने में और समझने में। हमें अगर संविधान को पढ़ना है तो लगभग आपको 1 महीना लग जाएगा संपूर्ण संविधान को पढ़ने में और समझने में। लेकिन अगर आप संविधान की प्रस्तावना को देखोगे तो तुरंत समझ जाओगे भारत कैसा देश है, भारत की क्या विशेषता है, भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य है, भारतीय संविधान के क्या आदर्श है। क्योंकि प्रस्तावना संविधान का क्या कराती है? परिचय कराती है। यह प्रस्तावना संविधान का क्या है? सार है। यह प्रस्तावना संविधान का क्या है? संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना संविधान की क्या है?
कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, जिसको देखते ही पता चल जाता है कि भारतीय संविधान में क्या है। प्रस्तावना संविधान के क्या है, दर्शन है, संविधान के दर्शन है, संविधान के आदर्श है। प्रस्तावना में, प्रस्तावना संविधान का सार है, संविधान का क्या है, परिचय, संविधान का संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना संविधान की क्या है, कुंजी है, संविधान के दर्शन व आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है। इसको देखते ही पता चल जाता है भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य हैं, जनता की कौन कौन सी स्वतंत्रता है, कौन कौन से अधिकार हैं। इस प्रकार इसको देखते ही पता चल जाता है, इसलिए यह भारतीय संविधान के दर्शनों का प्रतिनिधित्व करती है, भारतीय संविधान के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, भारतीय संविधान के आदर्शों की झलक किसमें मिलती है? सीधा आंसर इसका प्रस्तावना। यह संविधान की क्या है, आत्मा है, संविधान की क्या है, आत्मा है। जैसे मानव शरीर का निचोड़ आत्मा में है, वैसे ही भारतीय संविधान का निचोड़ किसमें है, प्रस्तावना में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय, सार, संक्षिप्त रूप, संविधान की कुंजी, संविधान के दर्शन व आदर्शों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय संविधान की क्या है, आत्मा है। N.A. पालकीवाला ने N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, परिचय पत्र कहा, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का परिचय है। देखते ही कोई भी बता सकता है कि भारतीय संविधान की कैसी विशेषता है, या सॉरी, भारत की कैसी विशेषता है, भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य हैं, क्या आदर्श है। इसलिए N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। K.M. मुंशी ने इसको राजनीतिक कुंडली कहा। K.M. मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य भी थे, एकमात्र कांग्रेसी थे जो प्रारूप समिति में शामिल थे। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा, संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा। ठाकुर दुर्गादास भार्गव, ठाकुर दुर्गादास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा कहा। तो इस प्रकार दोस्तों, पहले हमने जाना कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान का क्या है, सार, संविधान का संक्षिप्त रूप है, संविधान का परिचय उपलब्ध करवाती है, संविधान की क्या है, कुंजी है, भारतीय संविधान के दर्शन व आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है, भारतीय संविधान की क्या है, आत्मा है। इसलिए N.A. पालकीवाला है, उसने तो प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा, परिचय पत्र कहा। N.A. पालकीवाला है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। तो K.M. मुंशी है, उन्होंने इसको क्या कहा, संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा। K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली, तो न्यायमूर्ति ठाकुर दुर्गादास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। काफी बार ये कोटेशन पूछे जाते हैं, प्रत्येक कोटेशन को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम पहली पेरे में, फर्स्ट पेरा, फर्स्ट पेरा। दोस्तों यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले तो हमें यह देखना है यहां से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टाइप से हमें इसको पढ़ना है। पहला जो प्रश्न पूछा जाता है, एक तो इन शब्दों का अर्थ पूछ लिया जाता है। यहां से हम भारत के लोक शब्द है, इससे क्या अभिप्राय है,
हम भारत के लोग शब्द है, इसका कौन सा निहितार्थ नहीं है, कौन कौन से निहितार्थ इसके हैं। या फिर जैसे पूछ लिया गया दूसरा, समाजवादी, समाजवाद का कौन सा रूप भारत में अपनाया गया है, पंथ निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, या भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है क्यों। एक प्रश्न तो इस टाइप का आता है। दूसरा जो टाइप है इस लाइन से जो प्रश्न आने का, वो है यहां से लेकर यहां तक के शब्दों का क्रम पूछा जाता है बहुत बार। अगर आप पिछले एग्जामों का अध्ययन करोगे तो ये देखोगे यहां से लेकर यहां तक के शब्दों का क्रम काफी बार पूछा गया है। तो यहां से लेकर कम से कम यहां तक आपको बिल्कुल क्रम से याद रखना है। पहला जो शब्द है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा जो शब्द है वो है समाजवादी, तीसरा जो शब्द है पंथ निरपेक्षता, और चौथा जो शब्द है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन शब्दों का क्रम काफी बार पूछा जाता है। चौथा प्रश्न इस लाइन के सार को पूछा जाता है, क्योंकि ये लाइन है अपने आप में भारत की विशेषता बताती है, भारत की विशेषता बताती है कि भारत कैसा राज्य है। ये लाइन बताती है कि भारत एक संप्रभु राज्य है, भारत एक संप्रभु राज्य है जो किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। ये लाइन बताती है कि भारत एक समाजवादी राज्य है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। निजी क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी यहां पर महत्व दिया जाता है। यह लाइन बताती है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यहां पर किसी एक धर्म को स्पेशल मान्यता नहीं दी गई, सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। यह लाइन बताती है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, यहां पर वंशानुगत शासन नहीं है, भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है जहां पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। यह लाइन बताती है कि भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, यहां का सबसे बड़ा पदाधिकारी वंशानुगत नहीं है बल्कि यहां का राष्ट्रपति है, उसको जनता अप्रत्यक्ष चुनती है। तो इस प्रकार से ये लाइन अपने आप में भारत की विशेषताओं का उल्लेख करती है कि भारत किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है, संप्रभु राज्य है, भारत समाजवादी राज्य है, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इस प्रकार से अब तक जो प्रश्न पिछले एग्जामों में आए हैं वो इसी टाइप से पूछे गए हैं। शब्दों का अर्थ पूछा जाता है, यहां से लेकर यहां तक शब्दों का क्रम काफी बार पूछा गया है, और ये लाइन बताती है भारत की विशेषता, और उस विशेषताओं के बारे में काफी बार पूछा जाता है। कौन सी विशेषता संविधान के अनुसार भारत की नहीं है, इस टाइप के काफी प्रश्न आते हैं। तो इस लाइन के अलग अलग शब्दों की चर्चा करेंगे। पहला जो शब्द है वो है हम भारत के लोग। पहला शब्द है हम भारत के लोग। इस शब्द का अर्थ काफी बार पूछा जाता है, हम भारत के लोग। इसका अर्थ जानने के लिए एक बार हम दोबारा से देखें। प्रस्तावना है, हम भारत के लोग शब्द से शुरू होकर लास्ट में हम इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित करते हैं। लास्ट क्या है? संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। बीच में पूरी प्रस्तावना है, शुरुआत होती है हम भारत के लोग और एंड होता है संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित करते हैं। एक बार लाइन को डायरेक्ट पढ़कर देखो, अपने आप इसका अर्थ निकल कर आ जाएगा। डायरेक्ट पढ़ो, हम भारत के लोग संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब संविधान किसके द्वारा पारित किया गया?
संविधान किसके द्वारा पारित किया गया? जनता द्वारा पारित किया गया। जनता द्वारा पारित किया गया। लाइन क्या कहती है? हम भारत के लोग, हम भारत की जनता संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित करते हैं। मतलब संविधान को कौन पारित कर रहा है? भारत की जनता। संविधान को कौन पारित कर रहा है? भारत की जनता। ये लाइन कहती है, क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्द से होती है। दूसरा जो सेंस निकलता है, क्योंकि संविधान को कौन पारित कर रहा है? भारत की जनता पारित कर रही है। कौन पारित कर रहा है? भारत की जनता। इसलिए संविधान की शक्तियों का स्रोत कौन है? संविधान की शक्तियों का स्रोत भी कौन है? जनता। स्रोत भी जनता है, क्योंकि संविधान जनता द्वारा पारित किया गया है, जनता की इच्छा से पारित किया गया है। इसलिए यह संविधान अपनी शक्तियां किससे ग्रहण कर रहा है? जनता से ग्रहण कर रहा है। किससे? जनता से। तीसरा इसका सेंस निकलता है, न केवल यह संविधान जनता द्वारा पारित किया गया है, न केवल जनता इस संविधान की शक्तियों का स्रोत है, बल्कि यहां की संप्रभु शक्ति भी, भारत की संप्रभु शक्ति भी किसमें निहित है? जनता में निहित है। भारत की संप्रभु शक्ति भी किसमें निहित है? जनता में, क्योंकि संविधान को जनता पारित कर रही है। संविधान की शक्तियों का स्रोत कौन है? जनता। इसका मतलब है भारत में सर्वोच्च भी कौन है? जनता है। जनता के ऊपर कोई नहीं है। भारत की संप्रभु शक्ति राष्ट्रपति में निहित नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में निहित नहीं है, संसद में निहित नहीं है, बल्कि किसमें निहित है? जनता में निहित है। क्योंकि प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो कौन से शब्द से होती है? हम भारत के लोग शब्द से होती है। इसका अर्थ क्या है? कि यह संविधान है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा नहीं गया है, बल्कि भारतीय जनता द्वारा अपनाया गया है। इसलिए इस संविधान की शक्तियों का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। और जब स्रोत भारत की जनता है, इसका मतलब भारत में संप्रभुता का प्रयोग कौन करता है? भारत की जनता करती है, न कि राष्ट्रपति, न कि संसद, न कि सर्वोच्च न्यायालय, बल्कि अपने देश में सर्वोच्च कौन है? भारत की जनता। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम भारत के लोग शब्द, इसका अर्थ क्या है? कि संविधान जनता द्वारा पारित किया गया है। संविधान की शक्तियों का स्रोत कौन है? जनता। भारत की संप्रभु शक्ति किसमें निहित है? जनता में। काफी बार प्रश्न भी यहां से आता है, बहुत बार पूछा जाता है, भारत में संप्रभु कौन है? जनता। आंसर। या प्रश्न पूछा जाता है, संविधान अपनी शक्तियां किससे ग्रहण करता है? इसका आंसर भी क्या है? जनता। प्रस्तावना के अनुसार संविधान किसके द्वारा पारित किया गया? जनता के द्वारा। भारत में लोकप्रिय संप्रभुता को अपनाया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग शब्द से होती है। इस टाइप के काफी प्रश्न आते हैं। टॉपिक के अंत में उन प्रश्नों की भी हम अलग से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अपना जो नेक्स्ट दूसरा जो शब्द है वो है संप्रभुता। संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या आप इसे बोल सकते हो संप्रभुता भी। संप्रभुता भी आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता। तो अपना नेक्स्ट जो वर्ड है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या संप्रभुता, या फिर प्रभुसत्ता। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संप्रभुता क्या है। देखिए, राज्य की बात करें, राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य के 4 तत्व होते हैं। एक होता है जनसंख्या,
दूसरा होता है भूभाग, तीसरा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और चौथा और इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट संप्रभुता। संप्रभुता इन चारों तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये तत्व नहीं हो तो फिर हम राज्य नहीं बोल सकते, स्वतंत्र देश नहीं बोल सकते। यानी स्वतंत्रता के लिए संप्रभुता होना बहुत ही अनिवार्य है। सॉरी, तीसरा है सरकार। तीसरा तत्व है सरकार। तो इस प्रकार राज्य के चार तत्व है, जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, संप्रभुता है। संप्रभुता इन चारों तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई देश स्वतंत्र नहीं है। संप्रभुता रियल में क्या है? संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जो राज्य को आंतरिक मामलों में, आंतरिक, जो राज्य को आंतरिक और बाह्य मामलों में, आंतरिक व बाह्य मामलों में क्या बनाती है? पूर्ण स्वतंत्र बनाती है, पूर्ण स्वतंत्र बनाती है। यानी संप्रभुता राज्य की ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो न केवल राज्य को अपने देश के अंदर सर्वोच्च बनाती है, बल्कि विदेशों में भी उसको क्या बनाती है? सर्वोच्च। बाहरी मामलों में भी उसे क्या बनाती है? सर्वोच्च बनाती है, पूर्ण स्वतंत्र बनाती है। 15 अगस्त 1947 से पहले की बात करें, 15 अगस्त 1947 से अगर पहले की बात करें तो भारत था ब्रिटिश उपनिवेश था, ब्रिटिश उपनिवेश था, ब्रिटेन के अधीन था। अब उस 15 अगस्त 1947 से पहले अगर भारत सरकार कोई डिसीजन लेती तो हमें ब्रिटिश सरकार की अनुमति जरूरी थी, क्योंकि भारत उस समय स्वतंत्र नहीं था। भारत के पास संप्रभु शक्ति नहीं थी, क्योंकि भारत की संप्रभुता किसके पास थी? ब्रिटेन के पास थी, ब्रिटेन के अधीन थी। इसलिए भारत सरकार न तो आंतरिक मामलों में सर्वोच्च थी और न ही बाह्य मामलों में। 15 अगस्त 1947 को भारत जैसे ही ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्रता प्राप्त की, ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की, वैसे ही भारत कैसा देश बन गया? एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। अब भारत न केवल आंतरिक मामलों में बल्कि बाह्य मामलों में भी पूर्ण स्वतंत्र हो गया, बाह्य मामलों में भी पूर्ण स्वतंत्र हो गया। प्रस्तावना स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। भारत एक संप्रभुता वाला देश है जो किसी के अधीन नहीं है, जो किसी का उपनिवेश नहीं है, बल्कि आंतरिक मामलों में और साथ ही बाहरी मामलों में बिल्कुल स्वतंत्र है। अपनी विदेश नीति अपनाते समय किसी दूसरे देश की अनुमति की भारत को आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि भारत की संप्रभुता शक्ति किसमें निहित है? जनता में। संप्रभु शक्ति किसमें निहित है? जनता में। जब संप्रभु शक्ति जनता में निहित होती है तो ऐसी संप्रभुता को क्या कहते हैं? लोकप्रिय संप्रभुता बोलते हैं। ऐसी संप्रभुता को क्या बोलते हैं? लोकप्रिय संप्रभुता बोलते हैं। तो भारत, ध्यान रखना, दूसरा जो अपना वर्ड था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है प्रस्तावना कहती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है, जो आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी के अधीन नहीं है, बल्कि पूर्ण स्वतंत्र है। अब यहां की संप्रभु शक्तियां किसमें निहित है? जनता में निहित है। इसलिए भारत में कौन सी संप्रभुता को अपनाया गया है? लोकप्रिय संप्रभुता को अपनाया गया है। काफी बार प्रश्न आता है
भारत में संप्रभुता का स्वरूप कैसा है? लोकप्रिय संप्रभुता। भारत की संप्रभु शक्ति किस में निहित है? जनता में निहित है, इसलिए यहां पर लोकप्रिय संप्रभुता के स्वरूप को अपनाया गया। धन्यवाद।